नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। न जाने कितनी बार चली कांग्रेस में विभाजन की आरी, बिछड़े सभी बारी बारी। आजादी के बाद से कांग्रेस में बगावत और विभाजन की कहानी कोई नई नहीं है। जितिन प्रसाद इसी कहानी की बस एक नई किश्त है। राजस्थान के रनवे पर पायलट बगावत का प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं तो पंजाब में कैप्टन और ओपनर सिद्धू में फिर घमासान छिड़ा है। अगर देखा जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे जैसे लोकप्रियता और चुनावी राजनीति में सीढ़ियां चढ़ते गए, कांग्रेस के इस विशाल वृक्ष से पत्ते झड़ते चले गए। इसे क्या समझा जाए, मोदी इफेक्ट या कांग्रेस की नाकामियां? उसके बाद प्रसाद से जो है वो बीजेपी के नेता हो जाएगी, कांग्रेस छोड़ देगी। यूपी के रण में चुनाव से पहले ही गिरा टीम प्रियंका का पहला विकेट। राहुल के लेफ्टिनेंट जितिन का मोदी मैजिक से हुआ हृदय परिवर्तन। ये जो फैसला है तो ये क्षणिक और एक दिन का विचार नहीं है। बुद्धि, विवेक, हृदय तीनों का मिश्रण है और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। राजस्थान में अभी भी खत्म नहीं हुई है गहलोत और सचिन की टेंशन। 10 महीने बाद फिर टेक ऑफ को तैयार पायलट। पंजाब में कैप्टन की कहानी में ओपनिंग के लिए सिद्धू नहीं तैयार। चुनाव से पहले पावर प्ले में कौन बनेगा ज्यादा असरदार? ग्रासरूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा। कांग्रेस में और बढ़ा नेता और नेतृत्व का संकट। घमासान के बीच G23 गुट की कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग। अगर आप सुनना बंद कर दोगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। बड़ी दिलचस्प सी तस्वीर है। जैसे जैसे देश में मोदी का ग्राफ ऊपर की ओर गया, कांग्रेस का ग्राफ नीचे फिसलता गया। पिछले कुछ समय में जितने नेता कांग्रेस का हाथ झटक कर निकले हैं, पार्टी का ढांचा ही ढांचा बचा दिखता है। – 2014 के बाद देश की राजनीति में जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का सूरज चढ़ता गया, कांग्रेस के तारे धीरे धीरे टूटते गए। एक वक्त था जब कांग्रेस का देश के बड़े भाग पर कब्जा था, लेकिन मोदी मैजिक के सामने एक एक कर कांग्रेसी किले ढहते गए। अब सिर्फ 3 राज्यों राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 2 राज्यों में भी संघर्ष की स्थिति रहती है। महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है। ब्रांड मोदी के सामने कैसे फीकी पड़ती गई कांग्रेस की चमक, ये आंकड़े भी सियासत की दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। सियासत में मजबूत नेतृत्व के क्या मायने हैं, वो आप इस नक्शे से समझ सकते हैं। मोदी के नेतृत्व में भगवा सुनामी ने कांग्रेस के हर किले को केसरिया रंग में रंग दिया। हम जब कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, हिंदुस्तान में इस छड़ी हुई सोच को भारत से मुक्ति दिलाने का हम अभियान चला रहे हैं। पीएम मोदी के मुंह से निकला कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देखते देखते हकीकत में बदलने लगा। हम जब कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो उनको चुभता है। कांग्रेस ये संस्था नहीं रही। कांग्रेस महात्मा गांधी वाली नहीं रही।
कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली नहीं रही। ये भ्रष्टाचार में लिप्त, परिवारवाद में डूबी हुई, जातिवाद का जहर फैलाने वाली, सांप्रदायिक रंग से रंगी हुई ये कांग्रेस पार्टी, ये संस्था नहीं, विचार नहीं, व्यवस्था नहीं, कांग्रेस पार्टी ये सड़ी हुई सोच का नमूना है। 2014 से 2021 के बीच सिर्फ 7 सालों में पूरे देश का सियासी नक्शा बदल चुका है। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में कमल का फूल खिल चुका है। हाल के सालों में कांग्रेस कैसे रसातल में पहुंच गई है, उसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। साल 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस का वोट शेयर 26.53% था, जबकि लोकसभा में उसे 145 सीटें मिली थी। 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी, तब कांग्रेस को 28.55% वोट मिले, जबकि सीटें 206 मिली। लेकिन जैसे ही 2014 आया और एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी गिरावट आई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 19.52% वोट मिले। उसके खाते में सिर्फ 44 सीटें आई। यानी मोदी की देश की सियासत में एंट्री के साथ ही कांग्रेस के जहां 10% वोट कम हो गए, वहीं उसे 162 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में कांग्रेस फिर सिर्फ 52 सीटें ही जीत सकी, जबकि उसका वोट शेयर 19.7% रहा। बहुसंख्यक समुदाय के वोट जो है वो काफी तादाद में खिसक गए हैं, और सिर्फ बहुसंख्यक से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वोट नहीं, बल्कि दलित वोट और ट्राइबल वोट भी कांग्रेस से खिसक गए हैं। और उसकी वजह से कांग्रेस को राज्यों में खासतौर से बहुत समस्या आ रही है, और लोकसभा के चुनाव में भी उसको अल्पसंख्यकों के वोट तो 50% से ज्यादा भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसा ममता बनर्जी का उदाहरण है कि बंगाल में उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट 75%, 80% के करीब मिले, और 50% वोट उन्हें बहुसंख्यकों के मिले, तो उन्होंने भाजपा को बआसानी परास्त कर दिया। लेकिन कांग्रेस को अधिकांश स्थिति में 20% वोट भी बहुसंख्यकों के नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी खेमे में कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ता गया। हालात ये हैं कि सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस को उन क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करना पड़ रहा है जो कभी उसके रहमो करम पर थे। कांग्रेस धीरे धीरे कार्यकर्ता विहीन भी होती गई, उसे भी इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। जनवरी 2020 तक बीजेपी के कार्यकर्ता 7 करोड़ बढ़ गए। बीजेपी के पास कुल 18 करोड़ रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जबकि अक्टूबर 2019 के डेटा के अनुसार कांग्रेस के पास सिर्फ 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं। ये गणना राज्य इकाइयों द्वारा सदस्यों के लिए जमा की गई राशि के आधार पर है। मोदी और कांग्रेस दोनों को देखें, जितना मोदी बढ़ते चले गए अपनी पॉपुलैरिटी में, कांग्रेस का ग्राफ उतना ही कम होता चला गया। 2014 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस की पार्टी का ग्राफ उतनी तेजी से गिरा जितनी तेजी से मोदी की पॉपुलैरिटी, उनका पॉलिटिकल प्रभाव बढ़ा। तो दोनों में सीधा संबंध है। लोग छोड़ के भी पार्टी को जा रहे हैं, और मोदी जी पहले उनकी पार्टी जो 5 या 6 राज्यों में राज्य करती थी, लगभग 17 राज्यों में राज्य करती है, और कांग्रेस पार्टी जो 12 से 13 राज्यों में राज्य करती थी, सिमट करके 3 प्रदेशों में आ गई हैं। मोदी का ये असर कांग्रेस के ऊपर पड़ता है। कांग्रेस सिकुड़ करके लगभग क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। साल 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद शुरुआत के 5 सालों में 26 चुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी ने 19 में जीत दर्ज की। खास बात यह थी कि इन चुनावों में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए।
इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुशबू सुंदर, टॉम वडक्कन, अल्पेश ठाकुर, रीता बहुगुणा जोशी, SM कृष्णा जैसे बड़े नाम। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों में सबसे नया नाम यूपी के जितिन प्रसाद का है। प्रसाद यूपी की सियासत में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला। मेरे 3 पीढ़ियों का साथ है, उसको वो जग जाहिर है। और मैं चुनाव जीता तभी तो मुझे यहाँ उस लायक समझा गया कि मैं केंद्र में दायित्व निभाऊं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूरी निष्ठा और लगन से काम करूंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथ को मजबूत करूंगा। कांग्रेस ने शायद ही इससे बुरे दिन कभी देखे हो। न कोई स्थायी नेतृत्व है, न ही जिन राज्यों में सरकार है वहां पर पार्टी की पकड़। कांग्रेस के खिसकते जनाधार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली, जहां कभी उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी और लंबे समय तक रही। कांग्रेस के पास किसी तरह उम्मीदों के लिहाज से 2022 में यूपी का चुनाव है। खुद प्रियंका वाड्रा के हाथ में कमान है, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही कांग्रेस में खेला हो गया। जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। 2014 से लेकर 19 तक की उनकी हार का जिक्र छेड़ दिया, नियत को कटघरे में खड़ा किया। जितिन प्रसाद को कांग्रेस में सभी लोग रेस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो पुराने कांग्रेस के घराने से आते थे, वो ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन थे और उनको अनदेखी तो नहीं किया गया। वो जनरल सेक्रेटरी थे, इंचार्ज बंगाल थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और उसके अलावा उनको हर दफा कंटेस्ट करने के लिए चांस दिया गया है। अब चांस देने के बावजूद फिर भी वो अगर कांग्रेस को ब्लेम करते हैं और जिस आइडियोलॉजी के लिए उनके पिताजी ने और उन्होंने अब तक काम किया, वो सडनली अपना स्टैंड बदल दिए, ये बड़ी दुख की बात है। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें 2009 में धौरहरा सीट पर शिफ्ट कर दिया गया। वो 2009 में तो वहां से जीते, लेकिन इसी सीट से 2014 में हार गए। 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें तिलहर सीट से लड़वाया गया, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार ही मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर धौरहरा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने टिकट थमाया और जितिन प्रसाद एक बार फिर वहां से हार गए। दरअसल जितिन शाहजहांपुर सीट से ही खुद को सहज महसूस करते थे, क्योंकि ये उनके पिता की भी सीट रही थी, जहां से वो 1971 से जीत रहे थे। लेकिन 2004 के बाद जितिन को उस सीट से कभी लड़ने ही नहीं दिया गया। और जब से प्रियंका वाड्रा ने यूपी की कमान संभाली, तभी से जितिन यूपी में हाशिए पर चल रहे थे। यूपी की सियासत में जितिन के बीजेपी आने से कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन जितिन पहले नेता नहीं है, न ही ये सिलसिला थमने के संकेत है। लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है। जो हमारा जनता के प्रति जुड़ाव था उस कांग्रेस का उस टाइम पे वो घटता चला गया। हमारे चुनावी प्रदर्शन बद से बदतर होते चले गए। जब मुझे लगा कि नहीं वहां उन चीजों की पूर्ति हो रही है और दिशाहीन हो गई है, तो मैंने ये फैसला लिया। जितिन प्रसाद के जीत हार के रिकॉर्ड से परे उनका हाथ छोड़कर कमल थामने का निर्णय अहम है। जितिन का परिवार 3 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ है। वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, सांसद रहे, मंत्री रहे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस उपाध्यक्ष भी रहे। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई डील करने नहीं जाते, और मैं उन लोगों में से, उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो सौदा करते हूं। मेरा आगे का जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निकलेगा। प्रयास करूंगा जो उनके सिद्धांत हैं वो पूरा करूं, उस दिशा में चलूं, इस देश को मजबूत करूं, कुछ योगदान दूं। ये दशक जो है आने वाला, ये बहुत निर्णायक होगा युवा पीढ़ी।
कांग्रेस इन दिनों दो खेमों में बटी दिख रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी गांधी परिवार में अकूत आस्था है, दूसरी तरफ G23 नाम का वो असंतुष्ट गुट जो कांग्रेस में बदलाव को लेकर मुखर है, हालांकि पार्टी छोड़ नहीं रहा है। हालांकि जितिन भी G23 गुट के सदस्य थे, जितिन कांग्रेस के लिए पराये हो गए और सवाल उठने लगे कि अभी और पतझड़ होना बाकी है। 4 जून तक जितिन प्रसाद भी कांग्रेस के इस असंतुष्ट 23 गुट के हिस्सा थे, लेकिन अब वो टीम मोदी का हिस्सा है। बीजेपी के यूपी के मिशन 2022 का अहम चेहरा है। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। कांग्रेस में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस नेतृत्व चिरनिद्रा में है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग टलती जा रही है। विकल्प भी सीमित है। पहले सोनिया, फिर राहुल, फिर सोनिया और अब फिर राहुल के ही नाम पर चर्चा है। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई जारी है। सवाल ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। कांग्रेस जहां सत्ता में नहीं, वहां पार्टी के भीतर घमासान तो समझ में आता है, लेकिन जहां बहुमत के साथ काबिज है, वहां आंतरिक महाभारत के पीछे की क्या कहानी है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख